आप सभी को स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अंसारी स्टडी क्लासेज में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लुसेंट से हिस्ट्री, चोल वंश को, चोल काल को पढ़ने वाले हैं। क्योंकि क्लास में थोड़ा डिले हो गया, मतलब 15 दिन 20 दिन लग गया दूसरे क्लास को बनाने में। तो चलिए बिना कुछ देर के दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहला है कि 9वीं शताब्दी में चोल वंश के ध्वंसावशेषों पर स्थापित हुआ। यानी कि 9वीं शताब्दी में चोल वंश पल्लवी यहाँ पर आ गया है, असल में पल्लवों के जो है ध्वंसावशेष पर स्थापित हुआ। यानी कि चोल वंश का मतलब कब बना, तो चोल वंश जो बना कि 9वीं शताब्दी में बना, लेकिन पल्लवों के ध्वंसावशेष, यहाँ पल्लवी आ गया है लेकिन यहाँ पर असल में क्या होगा, पल्लवों के ध्वंसावशेषों यानी कि उसके खत्म होने के बाद जो है, यानी कि पल्लवों के खत्म होने के बाद जो है कि चोल वंश का मतलब स्थापित होता है। आगे है कि चोल वंश के संस्थापक विजयालय 1850 से 87 ईस्वी में थे। इसकी राजधानी तंजाई या तंजौर या तंजावुर था। यानी कि चोल वंश के संस्थापक कौन थे, तो विजयालय थे। चोल वंश के संस्थापक कौन थे, विजयालय थे। चोल वंश के संस्थापक विजयालय थे 1850 से 1887 ईस्वी तक, यानी कि 50 से लेकर 87 ईस्वी तक उन्होंने यानी कि शासन किया। और जिनकी राजधानी जो थी तंजाई या तंजौर या तंजावुर था। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे है कि तंजावुर का वास्तुकार कुंजर मल्लन राज पेरुथच्चन था। यानी कि तंजावुर का जो वास्तुकार था, तंजावुर का वास्तुकार कुंजर मल्लन राज पेरुथच्चन था। तंजावुर का वास्तुकार कौन था, तो कुंजर मल्लन राज पेरुथच्चन था। चलिए आगे देखते हैं। आगे है कि विजयालय ने नरकेसरी की उपाधि धारण की और निशुम्भ सुदनी देवी का मंदिर बनवाया। विजयालय ने नरकेसरी की उपाधि धारण की। विजयालय ने कौन सी उपाधि धारण की, तो विजयालय ने नरकेसरी की उपाधि धारण की और निशुम्भ सुदनी देवी का मंदिर बनवाया। यानी कि विजयालय ने नरकेसरी की उपाधि धारण की और निशुम्भ सुदनी देवी का मंदिर बनवाया। ये भी बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। आगे है कि चोलों का स्वतंत्र राज्य आदित्य प्रथम ने स्थापित किया। चोलों का स्वतंत्र राज्य किसने स्थापित किया, तो चोलों का स्वतंत्र राज्य आदित्य प्रथम ने स्थापित किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि पल्लवों पर विजय पाने के उपरांत आदित्य प्रथम ने कोंदड़ राम की उपाधि धारण की। यानी कि पल्लवों पर विजय पाने के उपरांत में आदित्य प्रथम ने कोदंड राम की उपाधि धारण की। ये प्रश्न पूछेगा आपको एग्जाम में कि पल्लवों पर विजय पाने के उपरांत आदित्य प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण की, तो कोदंड राम की उपाधि धारण की। आगे है कि तकोलम के युद्ध में राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण तृतीय ने तकोलम के युद्ध में राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण तृतीय ने प्रांतक प्रथम को पराजित किया। इस युद्ध में प्रांतक प्रथम का बड़ा लड़का राजादित्य मारा गया। यानी कि तकोलम के युद्ध में राष्ट्रकूट नरेश यानी कि तकोलम के युद्ध में राष्ट्रकूट का नरेश कृष्ण तृतीय प्रांतक प्रथम को पराजित किया। यानी कि तकोलम के युद्ध में राष्ट्रकूट का नरेश कृष्ण तृतीय ने प्रांतक प्रथम को पराजित किया। इस युद्ध में प्रांतक प्रथम का बड़ा लड़का राजादित्य मारा गया। आगे देखते हैं। आगे है कि राजराज प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण किया। राजराज प्रथम ने कहाँ आक्रमण किया, तो राजराज प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण किया और वहां के राजा महिम पंचम को भाग कर श्रीलंका के दक्षिण जिला रोहन में शरण लेनी पड़ी। यानी कि राजराज प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण किया। यानी कि प्रश्न यहाँ से पूछ सकता है कि श्रीलंका पर आक्रमण करने कौन किया था, तो राजराज प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण किया था और वहां के राजा महिम पंचम को भागकर श्रीलंका के दक्षिण जिला रोहन में शरण लेनी पड़ी थी। ये बात को ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे है कि राजराज प्रथम श्रीलंका के विजित प्रदेशों को चोल साम्राज्य का एक नया प्रांत मुमड़ी चोल मंडलम बनाया तथा इसकी राजधानी पेल्लन रुवा बनाया। यानी कि राजराज प्रथम ने श्रीलंका के विजित प्रदेशों को
चोल साम्राज्य का यानी कि राजराज प्रथम ने श्रीलंका के विजित प्रदेशों के जीते हुए प्रदेशों को चोल साम्राज्य का एक नया प्रांत बनाया, जिसका नाम रखा मुमड़ी चोल मंडलम बनाया तथा इसकी राजधानी पोलन रुआ को बनाया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि राजराज प्रथम शैव धर्म का अनुयायी था। राजराज प्रथम शैव धर्म का अनुयायी था। यानी कि राजराज प्रथम कौन से धर्म का अनुयायी था? तो राजराज प्रथम जो था वो शैव धर्म का अनुयायी था। इसने तंजौर में राजराजेश्वर का शिव मंदिर बनाया। इनकी राजराज प्रथम शैव धर्म का अनुयायी था। इसने तंजौर में राजराजेश्वर का शिव मंदिर बनाया। आगे है कि चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में हुआ। चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में हुआ। चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार किसके काल में हुआ? तो राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में हुआ। आगे है कि बंगाल के पाल शासक महिपाल को पराजित करने के बाद राजेंद्र प्रथम ने गंगैकोंड चोल की उपाधि धारण की और नवीन राजधानी गंगैकोंड चोलपुरम के निकट चोलगंगम नामक विशाल तालाब का निर्माण करवाया। यानी कि बंगाल के पाल शासक महिपाल को पराजित करने के बाद राजेंद्र प्रथम ने गंगैकोंड चोल की उपाधि धारण की और नवीन राजधानी गंगैकोंड चोलपुरम के निकट चोलगंगम नामक विशाल तालाब का निर्माण करवाया। यानी कि कहता है कि बंगाल के पाल शासक महिपाल को पराजित करने के बाद राजेंद्र प्रथम ने, यानी कि ये भी प्रश्न यहाँ से पूछेगा कि बंगाल के पाल शासक महिपाल को किसने पराजित किया? तो राजेंद्र प्रथम ने। उसके बाद क्या करते हैं कि गंगैकोंड चोल की उपाधि धारण की और नवीन राजधानी गंगैकोंड चोलपुरम के निकट चोलगंगम नामक विशाल तालाब का निर्माण करवाया। तो ये बात ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे है कि 11वीं शताब्दी के आरंभ में राजेंद्र प्रथम ने अपनी राजधानी में शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। यानी कि 11वीं शताब्दी के आरंभ में राजेंद्र प्रथम ने अपनी राजधानी में शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। इस मंदिर में उसने पराजित शासकों से जब्त की गई उत्कृष्ट प्रतिमाओं से भर दिया था, जिसमें सम्मिलित थी। 11वीं शताब्दी के आरंभ में राजेंद्र प्रथम ने अपनी राजधानी में शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। इस मंदिर में उसने पराजित यानी कि हारे हुए शासकों से, जो हारा हुआ शासक था, पराजित शासकों से जब्त की गई उत्कृष्ट प्रतिमाओं से भर दिया। कि उनसे जो जब्त की गई जो हारा हुआ शासकों से जो जब्त की गई उत्कृष्ट प्रतिमा, उनसे जो उत्कृष्ट अच्छे प्रतिमा जो है प्रतिमाओं से भर दिया, जिसमें सम्मिलित थी। जिसमें क्या क्या सम्मिलित था उसको देख लेते हैं। तो चालुक्यों से प्राप्त एक सूर्य पीठिका। आगे देखते हैं एक गणेश मूर्ति था। दुर्गा की नई मूर्तियां और पूर्वी चालुक्यों से प्राप्त एक नंदी की मूर्ति, कलिंग से प्राप्त भैरव एवं भैरवी की एक प्रतिमा तथा बंगाल के पाल से प्राप्त काली की मूर्ति। इन सारी चीजों को जिनसे लड़ाई हुआ उनसे जीत करके यानी कि उस मंदिर में भर दिया। चलिए आगे बढ़ते। आगे है कि चोल काल में भूमि के प्रकार। चोल काल में जो है कि भूमि के प्रकार को देख लेते हैं। तो वेलन वगाई जो है और ब्राह्मण किसान स्वामी की, यानी कि ये और नहीं, यहाँ पर गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि, और यहाँ पर लिखा गया, असल में यहाँ पर गैर होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे लिखा गया है क्या कि और लिखा गया, लेकिन असल में यहाँ पे गैर होना चाहिए। गैर जो होता है ना, गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि। वेलन वगाई किस भूमि को कहते हैं? तो गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि को वेलन वगाई कहते थे चोल काल में। और ब्राह्मणों को पहाड़ में दी गई भूमि को ब्रह्म दे कहते थे चोल काल में। और शाला भोग किसी विद्यालय के रख रखाव की भूमि, देवदान या
मतलब भूमि को शाला भोग किसी विद्यालय की रखरखाव की भूमि। और आगे है देवदान या तिरुनमट तिरुनमट दक्कनी, यानी कि देवदान या तिरुनम टड टडकनी, मतलब देवदान या तिरुनम टडकनी मंदिर को उपहार में दी गई भूमि। मंदिर को उपहार में दी गई भूमि को देवदान, नाम भी अजब लगता था ना, सब साउथ का था। तिरुनम टडकनी जो है इसको कहते थे, किस जमीन को कहते थे, तो मंदिर को उपहार में दी गई भूमि को कहते थे। आगे है पलिछंदम जैन संस्थानों को दान दी गई भूमि को पलिचंदम कहते थे। चलिए आगे बढ़ते, आगे देखते हैं कि गजनी का सुल्तान महमूद राजेंद्र प्रथम का समकालीन था। यानी गजनी का सुल्तान महमूद जो था वो, यानी कि महमूद गजनवी जिसको बोलते हैं, तो गजनी का सुल्तान महमूद राजेंद्र प्रथम का समकालीन था, यानी कि दोनों एक ही समय के थे। आगे है कि राजेंद्र द्वितीय ने प्रकेसरी की एवं वीर राजेंद्र ने राजकेसरी की उपाधि धारण की। यानी कि राजेंद्र द्वितीय ने प्रकेसरी की एवं वीर राजेंद्र ने राजकेसरी की उपाधि धारण की। यही बात ध्यान में रखिए, राजेंद्र द्वितीय ने प्रकेसरी की एवं वीर राजेंद्र ने राजकेसरी की उपाधि धारण की, भी बात ध्यान में रखिएगा। आगे है कि चोल वंश का अंतिम राजा राजेंद्र तृतीय था। चोल वंश का अंतिम राजा राजेंद्र तृतीय था। चोलों एवं पश्चिमी चालुक्य के बीच शांति स्थापित करने में गोवा के कदम शासक जयकेश प्रथम ने मध्यस्थ की भूमिका निभाई। यानी कि चोलों एवं पश्चिमी चालुक्य के बीच शांति स्थापित करने में गोवा के कदम शासक जयकेश प्रथम ने मध्यस्थ की भूमिका निभाई। यानी कि गोवा के कदम जो शासक थे जयकेश प्रथम ने मध्यस्थ की भूमिका निभाई। इसका मतलब यह है कि जो जयकेश प्रथम थे दोनों तरफ बात करके यानी कि शांति को स्थापित करते, कह सकते हैं एक तरह से इसको, यानी कि मतलब वकील कह सकते हैं या कुछ भी कह सकते हैं, जो दोनों तरफ के बात करके एक जगह मिला देते हैं किसी को, यानी कि मध्यस्थ की भूमिका निभाए थे। कौन निभाए थे? तो गोवा के कदम शासक जयकेश प्रथम ने। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे है तमिल साहित्य के त्रिरत्न कवि के बारे में देखते हैं। तो तमिल साहित्य के त्रिरत्न कवि कौन कौन है? कंबन है और ओट्टक कुट्टन है और पुंगलेंदी है। यानी कि कंबन है, ओट्टक कुट्टन है और पुंगलेंदी है। अब इनके बारे में जानते हैं। तो कंबन जो है कम्ब रामायण की रचना की और ओट्टकुट्टन जो है चोल राजाओं की प्रशंसा में काव्य लिखे और पुंगलेंदी जो है कि नल वेनवा इनकी रचना है। यह ग्रंथ नैतिक शिक्षा, सदाचार और जीवन के आदर्शों पर आधारित है। यानी कि पुंगलेंदी जो है कि नलवेनवा इनकी रचना है। यह ग्रंथ नैतिक शिक्षा, सदाचार और जीवन के आदर्शों पर आधारित है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे है कि तमिल साहित्य के, ये तो हो गया, ये क्या हो गया? तमिल साहित्य की त्रिरत्न कवि। और आगे देखते हैं तमिल साहित्य के त्रिरत्न कवि चोल वंश के राजाओं के दरबार में रहते थे। यानी कि तमिल साहित्य के जो त्रिरत्न कवि थे वो चोल वंश के राजाओं के दरबार में रहते थे। अब देखते हैं तेलुगु साहित्य के त्रिरत्न कवि को देखते हैं। तो तेलुगु साहित्य के त्रिरत्न कवि कौन कौन है? तो नन्नय्य है और तिक्कन है और एर्रा प्रगड्ढा है। ये तेलुगु साहित्य के त्रिरत्न कवि हैं और इनके बारे में जान लेते हैं। तो ये तीनों ने मिलकर संस्कृत महाभारत का तेलुगु में अनुवाद किया। ये तीनों ने मिलकर संस्कृत महाभारत का तेलुगु में अनुवाद किया। ये तीनों कवि काकतीय वंश के दरबार में रहते थे। तीनों जो कवि हैं वो काकतीय वंश के दरबार में रहते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे है
कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न कवि, कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न कवि। तो कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न कवि के बारे में जानते हैं। तो पहला है पंपा, पंपा इनकी रचना है आदि पुराण। प्रथम जैन तीर्थकर ऋषभ देव का जीवन चरित्र और विक्रमार्जुन विजय महाभारत की कथा पर आधारित। यानी कि पंपा की रचना क्या है? इनकी रचना है आदि पुराण। यानी पंपा की रचना कौन कौन है? आदि पुराण और विक्रमार्जुन विजय। तो आदि पुराण में किसका मतलब चर्चा है? तो प्रथम जैन तीर्थकर ऋषभ देव का जीवन चरित्र के बारे में है। और विक्रमार्जुन विजय में महाभारत की कथा पर आधारित है। इन सारी बातों का आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे है कि पौन, इनकी रचना है शांति पुराण, पौन। अब आगे है पौन, यानी कि पहला क्या हो गया? पंपा, उसके बाद पौन। इनकी रचना है शांति पुराण, जिनाक्षर माला और भू नैकारा मा भूदय, यानी कि भू नैकरामा भूदय। मतलब नाम ऐसा रहता है कि पढ़ने में भी लगता है कि हिंदी है कि अंग्रेजी है, पता नहीं चलता। ऐसा नाम लगता है। भू नैक रामा भयुदय, भू नैक रामा भयुदय, यानी कि पौन इनकी रचना है। शांति पुराण और जिनाक्षर माला इनकी रचना कौन कौन है? देखिए पौन का रचना कौन कौन है? शांति पुराण, जिनाक्षर माला और भू नैक्रामाद्युदय, ये इनकी रचना है। चलिए आगे है रन, यानी कि पंपा, पौन और रन। तो रन की रचना जो है, इनकी रचना है अजीत पुराण एवं गदा युद्ध, भीम की वीरता का वर्णन। देखिए इनकी रचना कौन है? अजीत पुराण एवं गदा युद्ध। तो गदा युद्ध में जो है भीम के वीरता का वर्णन है। कोई किसने किया है? तो रन ने किया है। ये सब कौन थे? अगर आपसे पूछेगा पंपा, पौन और रन, ये सब कौन थे? ये सब कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न कवि थे। चलिए आगे देखते हैं कि पंपा, पौन एवं रन तीनों जैन कवि थे। बहुत महत्वपूर्ण बात है। पंपा, पौन एवं रन तीनों जैन कवि थे। ये तीनों मुख्य रूप से पश्चिमी चालुक्य राजवंश के दरबार में रहते थे। ये तीनों जो है कि मुख्य रूप से पश्चिमी चालुक्य राजवंश के दरबार में रहते थे। विशेष रूप से महाकवि पंपा राजा अरि सिंह द्वितीय के दरबारी कवि थे। यानी कि पंपा, पौन एवं रन तीनों जैन कवि थे। ये तीनों मुख्य रूप से पश्चिमी चालुक्य राजवंश के दरबार में रहते थे। विशेष रूप से महाकवि पंपा राजा अरि सिंह द्वितीय के दरबारी कवि थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे है कि विक्रम चोल अभाव एवं अकाल से ग्रस्त गरीब जनता, विक्रम चोल अभाव एवं अकाल से ग्रस्त गरीब जनता से राजस्व वसूल कर चिदम्बरम मंदिर का विस्तार करवाया था। यानी कि विक्रम चोल जो है कि अभाव एवं अकाल से ग्रस्त गरीब जनता से राजस्व वसूल कर चिदम्बरम मंदिर का विस्तार करवा रहा था। यानी कि ये जो जनता अभाव और अकाल से ग्रस्त गरीब जनता से भी पैसा वसूल करके इसने मंदिर को विस्तार करवा रहा था। कौन करवा रहा था? विक्रम चोल करवा रहा था। चलिए सबकी अपनी अपनी सोच है। पेट भरे तो भूख लगे, यानी कि जब इंसान को भूख मिट जाता है, पेट भर जाता है, तभी धर्म में और आगे के विकास के बारे में सोचा। जब पेट ही नहीं भरेगा तो धर्म के बारे में क्या सोचेगा? चलिए कोई बात नहीं, आगे देखते हैं हम लोग। और आगे है कि कलोतुंग द्वितीय ने चिदम्बरम मंदिर में स्थित गोविंद राज विष्णु की मूर्ति को समुद्र में फेंकवा दिया। यानी कि कलोतुंग द्वितीय ने चिदम्बरम मंदिर में स्थित गोविंद राज विष्णु की मूर्ति को समुद्र में फेंकवा दिया। यानी कि कलोतुंग द्वितीय ने चिदम्बरम में स्थित गोविंद राज जिसको मतलब कोष्ठ में विष्णु की मूर्ति को समुद्र में फेंकवा दिया। कालांतर में वैष्णव आचार्य रामानुजाचार्य ने उक्त मूर्ति का पुनरुद्धार किया और उसे तिरुपति के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित किया। यानी कि कलोतुंग द्वितीय ने चिदम्बरम मंदिर में स्थित गोविंद राज विष्णु की मूर्ति को समुद्र में फेंकवा दिया और कालांतर में वैष्णव आचार्य रामानुजाचार्य ने, यानी कि बाद में वैष्णव आचार्य रामानुजाचार्य ने उक्त मूर्ति का पुनरुद्धार किया और उसे तिरुपति के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित किया। चलिए आगे बढ़ते, आगे देखते हैं कि चोल प्रशासन में भाग लेने वाले
उच्च पदाधिकारियों को पेरुंद्रम एवं निम्न श्रेणी के पदाधिकारियों को शेरुंद्रम कहा जाता था। यानी कि चोल प्रशासन में भाग लेने वाले उच्च पदाधिकारियों को पेरुंद्रम एवं निम्न श्रेणी के पदाधिकारियों को शेरुंद्रम कहा जाता था। यानी कि चोल प्रशासन में भाग लेने वाले उच्च अधिकारियों चोल प्रशासन में भाग लेने वाले उच्च अधिकारियों को पेरुंद्रम एवं निम्न श्रेणी के पदाधिकारियों को शेरुंद्रम कहा जाता था। आगे है कि लेखों में राजा को परामर्श देने वाले कुछ उच्चाधिकारियों के समूह को उड्डन कुट्टम कहा गया है, जिसका अर्थ है सदा राजा के पास रहने वाला अधिकारी। यानी कि लेखों में राजा को परामर्श देने वाले कुछ उच्चाधिकारियों के समूह को, यानी कि लेखों में कहा गया है कि राजा को परामर्श देने वाले कुछ उच्चाधिकारियों के समूह को उड्डन कुट्टम कहा गया है, जिसका अर्थ है सदा राजा के पास रहने वाला अधिकारी। किसको रूप कह सकते हैं आजकल के एनएसजी कमांडो इसको कह सकते हैं अभी के दौर का। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे है कि सम्राट के निकट संपर्क में अधिकारियों का एक संगठित विभाग था, जिसे औले कहते थे। यानी कि सम्राट के निकट संपर्क में अधिकारियों का एक संगठित विभाग था, जिसे औले कहते थे। यानी कि इसे भी एनएसजी या एसपीजेड प्लस कह सकते हैं इसको। और क्या, यानी कि सम्राट के निकट संपर्क में अधिकारियों का एक संगठित विभाग था। सम्राट के निकट संपर्क में अधिकारियों का एक संगठित विभाग था, जिसे औले कहते थे। चलिए आगे देखते हैं। आगे है कि संपूर्ण चोल साम्राज्य 6 मंडलमों प्रांत में विभक्त था। यानी कि संपूर्ण चोल साम्राज्य जो था कि 6 मंडलमों प्रांत में विभक्त था। चलिए आगे देखते हैं। आगे है कि मंडलम कोट्टम में कोट्टम नाडु में एवं नाडु कई कुर्रमों में विभक्त था। यानी कि मंडलम जो है वो कोट्टम में और कोट्टम जो है वो नाडु में और नाडु जो है कि कई कुर्रमों में विभक्त था। बहुत भी आई है ये बात, समझिए ये बात आप लोग याद रखें। मंडलम कोट्टम में, कोट्टम नाडु में और नाडु कई कुर्रमों में विभक्त था। आगे देखते हैं। आगे कि नाडु की स्थानीय सभा को नाटुर एवं नगर की स्थानीय सभा को नगरतार कहा जाता था। यानी कि नाडु की स्थानीय सभा को नाटुर एवं नगर की स्थानीय सभा को नगरतार कहा जाता था। चलिए आगे देखते हैं। आगे है कि बेल्लाल जाति के धनी बेल्लाल नाम भी होता है बेल्लाल जाति के धनी किसानों को केंद्रीय सरकार की देख रेख में नाडु के कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था। यानी कि बेल्लाल जाति के धनी किसानों को केंद्रीय सरकार की देख रेख में नाडु के कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था। उनमें से कई धनी भूस्वामियों को चोल राजाओं के सम्मान के रूप में मु वेदवेलन 3 राजाओं की अपनी सेवाएं प्रदान करने वाला बेलन या किसान अरैयार प्रधान जैसी उपाधियां दी। उन्हें केंद्र में महत्वपूर्ण राजकीय पद सौंपे। यानी कि इसको फिर से आप लोग समझ लीजिएगा। बेल्लाल जाति के धनी किसानों को केंद्रीय सरकार की देखरेख में नाडु के कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था। उनमें से कई धनी भूस्वामियों को चोल राजाओं के सम्मान के रूप में मु वेदवेलन 3 राजाओं की अपनी सेवाएं प्रदान करने वाला बेलन या किसान, यानी कि मु वेदवेलन किसे कहते हैं तो 3 राजाओं को अपनी सेवाएं प्रदान करने वाला बेलन या किसान अरैयार प्रधान जैसी उपाधियां दी। उन्हें केंद्र में महत्वपूर्ण राजकीय पद सौंपे। चलिए आगे देखते हैं। और आगे है कि स्थानीय स्वशासन चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता थी। यानी कि स्थानीय स्वशासन चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता थी और स्थानीय शासन होना भी चाहिए। जैसे हमारे महात्मा गांधी जी का भी जो सपना था पंचायती राज, उन्हीं के सपना की वजह से आज पंचायती राज है। तो स्थानीय स्वशासन जो है कि चोल राजाओं की मुख्य विशेषता थी। चलिए आगे देखते हैं। और आगे है कि उर सर्वसाधारण लोगों की समिति थी जिसका कार्य होता था सार्वजनिक कल्याण के लिए तालाबों और बगीचों के निर्माण हेतु गांव की भूमि का अधिग्रहण करना। यानी कि उर जो है कि सर्वसाधारण लोगों की समिति थी। उर क्या था
तो उर सर्वसाधारण लोगों की सर्वसाधारण शब्द इस्तेमाल किया गया है। तो उर जो है कि सर्वसाधारण लोगों की समिति थी जिसका कार्य होता था सार्वजनिक के कल्याण के लिए, सबके कल्याण के लिए तालाबों और बगीचों के निर्माण हेतु गांव की भूमि का अधिग्रहण करना। चलिए आगे बढ़ते, आगे है कि सभा या महासभा यह मूलतः अग्रहारों और ब्राह्मण बस्तियों की सभा थी। यानी कि सभा या महासभा यह मूलतः अग्रहारों और ब्राह्मण बस्तियों की सभा थी जिसके सदस्यों को पेरुमक्कल कहा जाता था। जिसके सदस्यों को क्या कहा जाता था? तो पेरुमक्कल कहा जाता था। यह सभा वरियम नाम की समितियों के द्वारा अपने कार्य को संचालित करती थी। सभा की बैठक गांव में मंदिर के निकट वृक्ष के नीचे तालाब के किनारे होती थी। बहुत इंपॉर्टेंट बात इसमें है, देखिए सभा या महासभा, तो यह मूलतः अग्रहारों और ब्राह्मण बस्तियों की सभा थी जिसके सदस्यों को पेरुमक्कल कहा जाता था। यह सभा वरियम नाम की समितियों के द्वारा अपने कार्य को संचालित करती थी। सभा की बैठक गांव में मंदिर के निकट वृक्ष के नीचे या तालाब के किनारे होती थी। इसमें से कम अगर आयोग चाहे एग्जाम पैटर्न में बैठाने वाला तो 10-15 प्रश्न इतने सारे क्वेश्चन बना सकता है। तो आप लोग हर लाइन को लाइन बाय लाइन हम जिस तरह पढ़ा रहे हैं आप लोग उस तरह से याद भी करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे है कि व्यापारियों की सभा को नगरम कहते थे। व्यापारियों की सभा को नगरम, व्यापारियों की सभा को नगरम कहते थे। चोल काल में भूमि जो कर था वो उपज का 1/3 भाग हुआ करता था। यानी कि चोल काल में भूमि कर उपज का 1/3 भाग हुआ करता था। चलिए आगे देखते हैं, आगे है कि गांव में कार्य समिति की सदस्यता के लिए जो वेतनभोगी कर्मचारी रखे जाते थे उन्हें मध्यस्थ कहते थे। यानी कि गांव में कार्य समिति की सदस्यता के लिए जो वेतनभोगी कर्मचारी रखे जाते थे उन्हें मध्यस्थ कहते थे। आगे देखते हैं, आगे है कि केंद्रीय विभाग की ओर से स्थानीय अधिकारियों का निरीक्षण और नियंत्रण करने के लिए कनकानी नामक अधिकारी होते थे। यानी कि केंद्रीय विभाग की ओर से स्थानीय अधिकारियों का निरीक्षण और नियंत्रण करने के लिए, यानी कि स्थानीय अधिकारियों और अधिकारियों का निरीक्षण और नियंत्रण करने के लिए कनकानी नामक अधिकारी होते थे। किसके ओर से होते थे? केंद्र विभाग की ओर से होते थे। किसके लिए होते थे? तो स्थानीय अधिकारियों का निरीक्षण और नियंत्रण करने के लिए होते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे है कि उत्तर मेरूर अभिलेख के अनुसार सभा की सदस्यता। उत्तर मेरूर अभिलेख के अनुसार सभा की सदस्यता के लिए इच्छुक लोगों को ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जहां से भू राजस्व वसूला जाता है। यानी कि सभा उत्तर मेरूर अभिलेख के अनुसार सभा की सदस्यता के लिए इच्छुक लोगों को ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जहां से भू राजस्व वसूला जाता है। आगे देखते हैं, आगे है कि उनके पास अपना घर होना चाहिए। ये शर्त है। आगे है कि उनकी उम्र 35 से 70 के बीच होनी चाहिए। उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए। आगे देखते हैं, आगे है कि उन्हें प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए और ईमानदार होना चाहिए। यदि कोई पिछले 3 सालों में किसी समिति का सदस्य रहा है तो वह किसी और समिति का सदस्य नहीं बन सकता। यदि कोई पिछले 3 सालों में किसी समिति का सदस्य रहा हो तो वह किसी और समिति का सदस्य नहीं बन सकता। इन सारी जो है कि शर्तों को पूरा करता था। आगे है कि जिसने अपने संबंधियों के खाते जमा नहीं कराए वह चुनाव नहीं लड़ सकता। यानी कि जिसने अपने या अपने संबंधियों के खाते जमा नहीं कराए वह चुनाव नहीं लड़ सकता। आगे है कि ब्राह्मणों को दी गई
कर मुक्त भूमि को चतुर्वेदी मंगलम एवं दान दी गई भूमि को ब्रह्मदेव कहलाती थी। यानी कि ब्राह्मणों को जो दी गई कर मुक्त भूमि था वो भूमि को चतुर्वेदी मंगलम एवं दान दी गई भूमि को ब्रह्मदेव कहलाती थी। यानी कि ब्राह्मणों को जो कर मुक्त भूमि जो दिया जाता था उसको चतुर्वेदी मंगलम कहते थे और ब्राह्मणों को जो दान दी गई भूमि को ब्रह्मदेव कहलाती थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे है कि चोल सेना का सबसे संगठित अंग पदाती सेना है। यानी कि चोल सेना का सबसे संगठित अंग था पदाती सेना। यानी कि चोल सेना का सबसे संगठित अंग कौन सा था? तो पदाती सेना था। आगे है कि चोल काल में कलंजु सोने के सिक्के थे। चोल काल में कलंजु क्या था? तो सोने के सिक्के थे। आगे है कि तमिल कवियों में जयंगोंदर प्रसिद्ध कवि था। तमिल कवियों में जयंगोंदर प्रसिद्ध कवि था जो कुलोत्तुंग प्रथम का राज कवि था। उसकी रचना है कलिंग तुपर्णी। आगे देखते हैं, आगे है कि कंबन ने तमिल रामायण इरामावतारम की रचना कुलोत्तुंग तृतीय के शासन काल में की। यानी कि कंबन जो है ना, कंबन ने तमिल रामायण, जिसका जो मतलब रामावतारम भी कहते हैं, की रचना कुलोत्तुंग तृतीय के शासन काल में किया था। यानी कि कंबन ने तमिल रामायण की रचना कुलोत्तुंग तृतीय के शासन काल में की थी। ये सब बातों को आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे है कि पर्सी ब्राउन ने तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर के विमान को भारतीय वास्तुकला का निकष माना है। यानी कि पर्सी ब्राउन ने तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर के विमान को भारतीय वास्तुकला का निकष माना है। बहुत बड़ी बात है। यानी कि पर्सी ब्राउन ने तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर के विमान को, यानी कि पर्सी ब्राउन ने तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर के विमान को भारतीय वास्तुकला का निकष माना है। आगे है कि चोल कालीन नटराज प्रतिमा को चोल कला का सांस्कृतिक सार या निचोड़ कहा जाता है। कि चोल कालीन नटराज प्रतिमा को चोल कला का सांस्कृतिक सार या निचोड़ कहा जाता है। चोल कालीन नटराज प्रतिमा को चोल कला का सांस्कृतिक सार या निचोड़ कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते, आगे है कि नटराज प्रतिमा में शिव को उनकी दाहिनी टांग पर, नटराज प्रतिमा का व्याख्या है। नटराज प्रतिमा में शिव को उनकी दाहिनी टांग पर संतुलित रूप से खड़े हुए और उसी टांग के पंजे से अज्ञान या विस्मृति के दैत्य अपस्य मार को दबाते हुए दिखाया गया है। साथ ही शिव की भुजंग गत्रा शीत की स्थिति में अपनी बाईं टांग उठाए हुए जो तिरोभाव यानी भक्त के मन से माया या भ्रम का पर्दा हटा देने का घोतक है। कि सब ये सब जो है कि नटराज प्रतिमा की व्याख्या है, क्या क्या उसमें है। आगे देखते हैं कि उनकी चारों भुजाएं बाहर की ओर फैली हुई हैं और मुख्य दाहिना हाथ अभय अस्त की मुद्रा में उठा हुआ है और उनका ऊपरी दायां हाथ डमरू जो उनका पीर वाद्य है पकड़े हुए तालबद्ध ध्वनि उत्पन्न करता हुआ दिखाया गया है। ऊपरी बायां दोल हस्त मुद्रा में दाहिनी हाथ कोई अभय हस्त मुद्रा में जुड़ा हुआ है। उनकी जटाएं दोनों ओर छिटकी हुई हैं और उस वृत्ताकार ज्वाला को छू रही जो नृत्य रथ संपूर्ण आकृति को घेरे हुए हैं। ये सब नटराज प्रतिमा के बारे में व्याख्या किया गया है कि किस तरह उसमें कैसे कैसे सारा कुछ है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे है कि शिव को भारत में नृत्य कला का अधिष्ठाता देवता भी माना जाता है। यानी कि शिव को भारत में नृत्य कला का अधिष्ठाता देवता भी माना जाता है। आगे है कि चोल काल की कांस्य प्रतिमाएं संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती है। यानी कि चोल काल की कांस्य प्रतिमाएं संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती है। यह भी बात बहुत महत्वपूर्ण है कि चोल काल की जो कांस्य प्रतिमाएं हैं उस संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती है। बहुत महत्वपूर्ण बात है। आगे है कि कांस्य प्रतिमाएं बनाने की कला के संरक्षक के रूप में
चोल वंशीय विधवा महारानी क्या है? महारानी सेमियान। यहाँ संविधान लिख दिया है, असल में संविधान नहीं है, ये सेमियान है। देखिए संविधान लिख दिया है, ये असल में सेमियान होगा, सेमियान यानी कि सेमियान होगा इस यहाँ पे से, ठीक है। संविधान नहीं होगा, सेमियान होगा। यानी कि कांस्य प्रतिमाएं बनाने की कला के संरक्षक के रूप में चोल वंशीय विधवा महारानी सेमियान महादेवी का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। यानी कि कांस्य प्रतिमाएं जो हैं वो बनाने की कला के संरक्षक के रूप में चोल वंशीय विधवा महारानी सेमियान महादेवी का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है कि शैव संत ईशान शिव पंडित राजेंद्र प्रथम के गुरु थे। यानी कि शैव संत ईशान शिव पंडित राजेंद्र प्रथम के गुरु थे। यानी कि शैव संत ईशान शिव, शैव संत कौन थे? ईशान शिव पंडित राजेंद्र प्रथम, ईशान शिव पंडित राजेंद्र प्रथम के गुरु थे। यानी कि शैव संत का नाम था ईशान शिव पंडित। शैव संत का नाम क्या था? शैव संत का नाम था ईशान शिव पंडित और वो राजेंद्र प्रथम के गुरु थे। बहुत बारीकी से पढ़ना पड़ता है कभी कभी कुछ लाइन को, समझें, तभी जाकर समझ में आता है। अब आगे देखिए कि चोल कला 10वीं सदी का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह कावेरी पट्टनम था। यानी कि चोल काल का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह कावेरी पट्टनम था। चोल काल का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह का नाम क्या था? कावेरी पट्टनम था। चलिए आगे बढ़ते आगे कि बहुत बड़ा गांव जो एक इकाई के रूप में शासित किया जाता था तनियर कहलाता था। यानी कि बहुत बड़ा गांव जो एक इकाई के रूप में शासित किया जाता था तनियर कहलाता था। कि बहुत बड़ा गांव जो एक इकाई के रूप में शासित किया जाता था तनियर कहलाता था। आगे है कि उत्तर मेरू शिलालेख जो सभा संस्था का विस्तृत वर्णन उपस्थित करता है परांतक प्रथम के शासनकाल से संबंधित है। यानी कि उत्तर मेरूर शिलालेख जो सभा, उत्तर मेरूर शिलालेख जो सभा संस्था का विस्तृत वर्णन उपस्थित करता है प्रांतक प्रथम के शासनकाल से संबंधित है। यानी कि जो हम लोग 7 को शर्त पढ़े हैं वो जिससे मतलब उत्तर मेरू शिलालेख में जो लिखा हुआ था जो सभा संस्था का विस्तृत वर्णन उपस्थित करता है वो प्रांतक प्रथम के शासनकाल से संबंधित। तो किसके काल से संबंधित है? तो प्रांतक प्रथम के शासनकाल से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते आगे है कि चोलों की राजधानी कालक्रम के अनुसार थी। चोलों की राजधानी कालक्रम के अनुसार थी उदयपुर, तंजौर, गंगईकोंड, चोलपुरम एवं कांची। यानी कि चोलों की राजधानी कालक्रम के अनुसार थी उदयपुर, तंजौर, गंगईकोंड, चोलपुरम एवं कांची। यानी कि चोलों की राजधानी कालक्रम के अनुसार क्या थी? उदयपुर, तंजौर, गंगईकोंड, चोलपुरम एवं कांची था। लेकिन कहीं कहीं आपको उदयपुर लिखा हुआ मिलेगा, तंजौर लिखा हुआ मिलेगा सब, लेकिन कालक्रम के अनुसार इसकी राजधानी है। और चोल काल में सड़कों की देखभाल बगान समिति करती थी। चोल काल में सड़कों की देखभाल बगान समिति करती थी। आगे बढ़ते आगे है कि चोल काल में आम वस्तुओं के आदान प्रदान का आधार धान था। यानी कि चोल काल में आम वस्तुओं यानी कि आम जो रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होता है उसको आम चीज कहते हैं। तो चोल काल में आम वस्तुओं के आदान प्रदान का आधार धान था। चोल काल में आम वस्तुओं के आदान प्रदान का आधार धान था। आगे है कि चोल काल में विशाल व्यापारी समूह निम्न थे। चोल काल में विशाल व्यापारी समूह निम्न थे वलंजियार, नाना देशी एवं मनिन ग्राम। ये सब कौन थे? वलंजियार, नाना देशी एवं मनिन ग्राम ये चोल काल के विशाल व्यापारी समूह थे। विशाल व्यापारी समूह थे चोल काल के वलंजियार, नाना देशी एवं मनिन ग्राम। देखिए नाम देख रहे हैं। आगे है कि चोल राजवंश का प्रतीक बाघ था। चोल राजवंश का प्रतीक क्या था? बाघ था। चोल राजवंश का प्रतीक बाघ था। विष्णु के उपासक अलवार
व शिव के उपासक नैनार संत कहलाते थे। यानी कि विष्णु के उपासक अलवार और शिव के उपासक नैनार संत कहलाते थे। यानी कि विष्णु के जो उपासक अलवार व शिव के उपासक नैनार संत कहलाते थे। यानी विष्णु के उपासक अलवार संत और शिव के उपासक नैनार संत कहलाते थे। इतना से समझ जाइएगा आप लोग। आगे है कि चोल शासकों ने एक सशक्त नौसेना का निर्माण किया, जिससे बंगाल की खाड़ी को चोल झील कहा जाने लगा। यानी कि चोल शासकों ने एक सशक्त नौसेना का निर्माण किया, जिससे बंगाल की खाड़ी को चोल झील कहा जाने लगा। यानी कि जब दुनिया चलना सीख रही थी, तब हम लोगों ने दुनिया को जीतना सिखा रहे थे। और आज तक अमेरिका हम लोगों के आंख दिखाता है, तो चीन हम लोग के आंख दिखाता है। ये सब की क्या औकात है। देखिए कि चोल शासकों ने एक सशक्त नौसेना का निर्माण किया, जिससे बंगाल की खाड़ी को चोल झील कहा जाने लगा। सोचिए। तो ठीक है, आप लोगों को उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और मैं महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ वीडियो बनाता रहूंगा, ताकि आप लोगों के एग्जाम में फायदा पहुंचता रहे। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।